नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महविश सिद्दीक, किस्त नंबर 37। मरियम बेटे, आप हया को समझाओ या मैं फिर खुद बात करूं उनसे। अजलान मरियम के पास आते फ़िक्रमंदी से गोया हुआ। अभी वो ज़रार से बाज़ पुरस करने की पोजीशन में नहीं था, क्योंकि इस वक्त इसे सिर्फ हया की फ़िक्र सताई जा रही थी। नहीं चाचू, इसकी ज़रूरत नहीं है। मरियम ने एक सर्द निगाह ज़रार के झुके चेहरे पर डाली और फिर ग्लासेस उतारने के बाद अपनी आंखों की नमी को साफ करती धीमे लहजे में गोया होने लगी। चाचू, हया मेरी बात तब मानती है जब इसे कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि वो गलत हो सकती है, लेकिन आज वो मुझे कहीं से भी गलत नहीं लग रही। अगर मुझे 1% भी लगता कि वो गलत है तो मैं ज़रूर उसे ही समझाने की कोशिश करती। मरियम के खुश्क लहजे पर वहाँ मौजूद तमाम नफूस गहरा सांस भरने पर मजबूर हो चुके थे। भले ही हम सब उसे लाउबाली या फिर बचकाना सोच वाली लड़की कहें, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो बहुत हसास लड़की है। जो बात हम में से किसी ने महसूस तक नहीं की, वो बात मेरी बहन की नज़रों से छुप नहीं सकी। ज़रूर उसने ज़रार का फ़ातिमा आंटी के साथ रूड बिहेवियर अपनी आंखों से देखा होगा, जब ही ये रद्द अमल दिया। इसी बात की वजह से वो इतना गुस्से में है, वरना वो कभी भी किसी से इस कदर तलख लहजे में बात नहीं करती। मरियम की कई बातें फ़ातिमा को दुरुस्त लग रही थी, क्योंकि वो भी तो इसे बचपन से देखती आ रही थी, इसी के सामने पली बढ़ी थी। मरियम की बातों से ज़रार का झुका सर मज़ीद नीचे झुक गया। ज़बत के चक्कर में इसकी नीली झील जैसी शफाफ आंखें शोला बरसाते अंगारों का रूप धार चुकी थीं। मैं मानता हूँ बेटे, हया का रद्द अमल ठीक है, लेकिन इस तरह यूँ अचानक वापस घर जाने का फ़ैसला मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। अफ़ान ने अपने कदम आगे बढ़ाते मुसालहती अंदाज़ अपनाया। आई एम सॉरी अंकल, हया इस वक्त बहुत गुस्से में है, वो नहीं मानेगी। प्लीज़ आप टिकट्स बुक करवा दें। मैं बाबा से सरप्राइज़ का कहकर बात को टाल दूंगी। मैं नहीं चाहती हया यूँ अचानक बाबा को कॉल करे, इस तरह वो अपने साथ साथ उन्हें भी परेशान कर देगी। मरियम का अंदाज़ अटल लग रहा था। ओके, मैं बुक करवा देता हूँ, लेकिन अभी की नहीं, सुबह की करवा रहा हूँ। अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं उससे खुद बात करूँ। अजलान ने कुछ सोचते हुए हामी भर दी। रहने दे चाचू प्लीज़, इस वक्त शदीद गुस्से में होने की वजह से वो आपकी बात नहीं मानेगी, लेकिन बाद में सारी ज़िंदगी इस बात को लेकर परेशान होती रहेगी कि उसने बर वक्त आपकी बात मानी क्यों नहीं। मैं नहीं चाहती मेरी बहन अपने किसी भी अमल को लेकर ताउम्र पछतावे की आग में जलती रहे। मरियम अपनी बात मुकम्मल करने के बाद लंबे लंबे डग भरती फ़ौरन वहाँ से चली गई। इस वक्त इसे हया को सुबह की फ़्लाइट के लिए राज़ी भी करना था। वो बखूबी जानती थी आज उसे अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने होंगे। मरियम के जाते ही ज़रार आंखों को शिद्दत से मूंदे अपनी पेशानी को धीरे से मसल रहा था। इसके अंग अंग से इज़्तिराब की कैफियत झलक रही थी। इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था इसका गुस्से में उठाया गया एक कदम हया की ज़िंदगी को आज इस मोड़ पर ले जाएगा। इसके जहन में भौचाल की सी सूरत हाल बन चुकी थी। सोचें आंधी बनकर इसके वजूद पर लर्ज़ा तारी कर रही थी। ज़रा तुम्हें कोई आइडिया भी है? आज तुम्हारी वजह से ये सब। मरियम के जाते ही अफ़ान की सख्त गर्जदार आवाज़ कमरे की साकत फ़िज़ा में शोर बनकर गूंजती सुनाई दी। इस कदर तेज़ आवाज़ पर ज़ैनी डर के मारे उछलती 2 कदम पीछे खिसकी। अब वो अपने सीने पर हाथ जमाए खुद के असाब पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। इसकी घबराहट को देखते अजलान ने इसे वहाँ से ले जाना ही मुनासिब समझा। वो इसे कमरे में छोड़ने के बाद अब खुद लाउंज में बैठा अफ़ान के वापस आने का इंतज़ार करने लगा। मुदाखलत के खदशे के पेश नज़र वो जानबूझकर वापस ज़रार के कमरे में नहीं गया था। अफ़ान प्लीज़। ज़रार की आंखों को नमकीन पानी से भरता देख फ़ातिमा इसके सामने इसकी ढाल बनकर खड़ी हो चुकी थी। ज़रार अब शौक की कैफियत में गिरा बिना पलके झपकाए फ़ातिमा को ही देख रहा था। फ़ातिमा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बेटा इस तरह। अफ़ान के चेहरे पर इस वक्त अज़ियत रकम थी। हलक खुश्क होने के बायस कांटे से चुभने लगे। कुर्ब अंगेज़ कैफियत में गिरा वो अपनी बात तक मुकम्मल नहीं कर पा रहा था। अफ़ान, ये मेरा और मेरे बेटे का आपसी मामला है। मैं इसमें किसी को भी मुदाखलत की इजाज़त नहीं दूंगी, हत्ता कि आपको भी नहीं।
فاطمہ نم آنکھوں سمیت بولتی عفان کو یکسر لاجواب کر گئی۔ عفان زرار کے ساتھ ساتھ فاطمہ پر بھی ایک تعصب بھری نگاہ ڈالتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ زرار کو اپنی سماعتوں میں فاطمہ کے میرے بیٹے کے الفاظ کسی باز گشت کی طرح بار بار سنائی دے رہے تھے۔ I'm so sorry زرار، یہ سب میری وجہ سے۔ سب کے جانے کے بعد فاطمہ واپس زرار کی طرف متوجہ ہو گئی۔ فاطمہ نے زرار کا جھکا چہرہ تھامے فرتے محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ اب وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی نیلی جھیل جیسی شفاف آنکھیں صاف کر رہی تھی، کیونکہ فاطمہ کی اس قدر بے غرض بے لوث محبت نے زرار کے گال آنسوؤں سے بھر دیے۔ اب آپ آرام کرو، اوکے؟ اس بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گی۔ فاطمہ اسے کسی معصوم بچے کی طرح اپنے ساتھ لگائے نرم لہجے میں تسلی دے رہی تھی۔ زرار اس وقت کچھ بھی کہنے یا پھر سننے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہ کر سکا۔ فاطمہ بات کے آخر میں اس کے گال پر نرمی سے تھپتھپاتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب اس کے بڑھتے قدموں کا رخ حیا کے کمرے کی جانب تھا۔ زرار بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے اپنی آنکھوں کو موندے حیا اور فاطمہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اب اسے اپنے رویے پر اچھی خاصی شرمندگی ہو رہی تھی۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد اچانک اسے اپنے ذہن کے پردے پر کچن میں کام کرتی حیا اور فاطمہ کی آوازیں سماعت بن کر گونجتی سنائی دینے لگیں۔ اس رات پانی کی طلب زرار کو کچن تک لے آئی۔ ابھی اس کے قدم دروازے کے قریب ہی تھے، جبھی اچانک کچن سے آتی حیا کی کھنکتی آواز نے اس کے متحرک قدم وہیں منجمد کر دیے۔ فاطمہ آنٹی، اس کھڑوس زرار نے آپ کو ایکسپٹ تو کر لیا نا؟ حیا اس وقت شیلف پر بیٹھی ہاتھ میں ٹماٹر گھما رہی تھی، جبکہ پاس کھڑی فاطمہ ایک باؤل میں کباب کا سامان مکس کر رہی تھی۔ حیا کی سنجیدہ آواز نے فاطمہ کو بے ساختہ چونکنے پر مجبور کر دیا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کسی نے آپ سے کچھ کہا کیا؟ فاطمہ نے بمشکل اپنی حیرت پر قابو پائے نرمی سے استفسار کیا۔ نہیں کہا تو کسی نے نہیں، پتہ نہیں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا رویہ آپ کے ساتھ کچھ اکڑا اکڑا سا ہے۔ حیا نے ہاتھ میں موجود ٹماٹر شیلف پر رکھتے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ باہر کھڑے زرار نے اس کی بات سنتے بے چینی سے پہلو بدل لیا۔ نہیں حیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، زرار تو بہت اچھا بچہ ہے، بس وہ تھوڑا کم گو اور سنجیدہ مزاج ہے، اس لیے زیادہ بات نہیں کرتا۔ فاطمہ نے جھوٹ کا سہارا لیتے زرار کے تنک رویے کو یکسر چھپا لیا۔ زرار کو جھوٹ سے نفرت تھی، اس لیے اس کے چہرے پر فوراً استہزائیہ مسکراہٹ نے اپنی جگہ بنا لی۔ وہ ہرگز نہیں جانتا تھا فاطمہ نے یہ سب صرف اور صرف اس کی عزت کے تحفظ کی خاطر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے شاید میں ہی اس کی سائیکی کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ حیا نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بے توجہی کے عالم میں کندھے اچکا دیے۔ ان دنوں میں جتنا میں اسے سمجھ پائی ہوں، مجھے لگتا ہے وہ ایک بہت اچھا انسان ہے۔ آپ دونوں کی سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس لیے وہ آپ کو تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے نا کہ سامنے والا غلط نہیں بلکہ اس کی سوچ ہم سے تھوڑی الگ ہے، اس دن ہماری بہت سی مشکلات ختم ہو جائیں گی، یا پھر دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زندگی سہل ہو جائے گی۔ ایک دوسرے کے موقف کو عزت دینا اخلاقی اقدار میں شامل ہوتا ہے، اور یہ عادت انسان کی زندگی آسان بنا دیتی ہے۔ حیا پورے انہماک سے فاطمہ کی کہی ہر ایک بات سن رہی تھی۔ ویسے حیا، مجھے اس کی نیلی جھیل جیسی شفاف اور سمندر سے بھی زیادہ گہری آنکھیں لگتی ہیں۔ انہیں دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے زرار نے ان کے اندر بہت سارے راز چھپا رکھے ہیں۔ حیا بھی اب کسی ماورائی نقطے کو گھورتے زرار کی آنکھوں کی رنگت کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ بہت عرصے بعد میرے دل میں ایک ننھی سی خواہش ابھر رہی ہے۔ زرار کی موجودگی سے یکسر انجان فاطمہ کا انداز کھویا کھویا سا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے میں ان آنکھوں میں حقیقی خوشیوں کے رنگ بکھرتے دیکھوں۔ جب ان اداس نیلی آنکھوں میں خوشیوں کی چمک ابھرے گی تو وہ منظر دکھنے میں کیسا ہوگا؟ میں اپنے رب سے ہر روز اس بچے کی خوشیوں کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں۔ باہر کھڑے زرار کے اندر مزید وہاں رکنے کی سکت نہیں بچی۔ اب وہ دھیمی چال چلتے واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ان کی باتوں کے زیر اثر اسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ وہ اس وقت پانی پینے کی غرض سے کچن میں آیا تھا۔ ان کی باتوں کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی پیاس یکسر بجھ گئی۔ شاید وہ یہ سب انسانیت کے ناطے کہہ رہی ہوں گی، یا پھر یہ ان کا دکھاوے پر مبنی ایک اور جھوٹ ہوگا۔ زرار اس وقت منفی خیالات کے زیر اثر اپنے ذہن میں گردش کرتی سوچوں کی تردید کرنے میں مصروف تھا۔
अचानक घड़ी की सुइयों की टिक टिक ने इसे सोचों के भंवर से बाहर निकाल दिया। वो अपनी मूंदी आंखें खोले अब कमरे के अतराफ में निगाहें घुमा रहा था। तभी इसे अपने सामने हया का चेहरा अक्स बनकर लहराता दिखाई दिया, जिसमें वो सबके सामने बरमिला अपनी नफरत का इजहार कर रही थी। आई हेट यू ज़रार, आई हेट यू। हया की आवाज़ें किसी भारी हथौड़े की मांद इसके जहन पर कारी ज़रबें लगा रही थी। आह, एक और नफ़रत, एक और धुतकार, मेरे नसीब में ही क्यों? वो दुख भरी कैफियत में गिरा खुद से मुताज्जब था। क्या हया अभी तक रो रही होगी? चंद ही सेकंड्स के बाद ज़रार के दिल से एक आवाज़ सवाल बनकर उभरी। इस वक्त इसका दिल हया को अपनी आंखों के सामने देखने की शिद्दत से तमन्ना कर रहा था। आज एक और तमन्ना इसकी लाअसल तमन्नाओं की लिस्ट में शामिल होने वाली थी। हद दर्जा इज़्तिराबी कैफियत में गिरा होने की वजह से इसके सर के पिछले हिस्से में अचानक दर्द की टीसें उठने लगी। वो अपने सर को हाथों में थामे जल्द अज जल्द इन सोचों से खुद को आज़ाद कर लेना चाहता था। अपनी हर कोशिश को नाकाम जाता देख रात के किसी पैर वो अपने सर को नफ़ी में झटका देने के बाद खुद पर कंफर्टर ओढ़े सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद फिलवक्त इसकी आंखों से कोसों दूर लग रही थी। ज़िंदगी में मिलने वाली बाकी खुशियों की तरह नींद भी आज ज़रार के सामने एक ज़िद बांध चुकी थी। हया के जाने के बाद ज़रार को इस घर के साथ साथ अपने दिल में भी खालीपन उतरता महसूस हो रहा था। अजीब सी वीरानी इसके पूरे वजूद को अपने हिसार में जकड़ चुकी थी। कुछ देर पहले इसने कॉरिडोर में हया की धीमी आवाज़ सुनी तो बेताब अंदाज में दरवाज़ा खोले फ़ौरन सामने खड़ा हो गया। मरियम और हया इस वक्त अपने हैंड कैरी थामे एक कमरे से बाहर निकल रही थी। हया, वो मैं। उनके सामने आते ही ज़रार ने अपने खुश्क लबों को तर करते बमुश्किल इसे मुहातब किया, मगर वो सुनी अनसुनी करती मरियम के साथ आगे चली गई। हया की अक्सर नज़रअंदाजी को देखते ज़रार की अना तक बिलबिला उठी। अहानत के एहसास के तहत इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो एक मुजस्मे की मांद वहीं साकत निगाहों समेत इसे खुद से दूर जाते देख रहा था। हया, ज़रार शायद तुमसे सॉरी कहना चाहता था, तुम एक दफ़ा उससे बात तो कर लेती। चंद कदम आगे जाकर मरियम ने हया को मुहातब करते अपनी तरफ मुतवज्जा किया। मरियम को लगा ज़रार शायद वापस अपने कमरे में जा चुका है, इसलिए बिला झिझक आराम से बातचीत करने लगी। ज़रार अब वहीं खड़ा हया के जवाब का ही मुंतज़िर था। इस लम्हे इसका पोर पोर समात का रोल अदा कर रहा था। मरियम के मुस्तफसराना रवैये पर हया ने एक पल के लिए अपना झुका सर ऊपर उठाया, लेकिन बिना कुछ कहे वापस नीचे झुका लिया। वो मेरे अल्फाज के काबिल नहीं, इसलिए मैंने तोहफे में इसे अपनी खामोशी का नजराना पेश कर दिया। हया सिर्फ सोचने पर ही इक्तफ़ा कर सकी।